नमस्कार। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है और आज उस महान पुरुष के बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी, जयप्रकाश जी की डेथ हुए ही करीब 40-42 साल हो गए हैं ज़्यादा। तो नई पीढ़ी के जो लोग नहीं जानते हैं उनको, उनके लिए आप थोड़ा-सा उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएँगे? जयप्रकाश जी को अ, हम लोगों के बीच में लगभग 77 साल की जीवन अवधि मिली थी, जिसमें से 1902 से 1929 तक का समय तो विद्या अध्ययन में उनका लगा। हालांकि उन्होंने 1921 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका में 7 बरस उन्होंने लगाया था। लौटने के बाद 1929-30 से 1946-47 यानी 17 बरस उन्होंने अपना पूरा समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें भी कांग्रेस मंच को दिया, जिसमें उनको जवाहरलाल नेहरू जी के अनुशासन में भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति में और विभिन्न पदों और भूमिकाओं में काम करने का मौका मिला। उसी दौर में उन्होंने 1934 से आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद, मीनू मसानी, डॉक्टर लोहिया, यूसुफ मेहर अली जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जिसने कांग्रेस के अनुशासन में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किया और कांग्रेस की नीतियों में समता, संपन्नता और प्रगति के आदर्शों को शामिल कराने का लगातार प्रयास किया। तो 1947 फ्रीडम मूवमेंट में जेपी का खास योगदान क्या मानते हैं आप? जयप्रकाश जी ने वैसे तो 1932 से 1946 के बीच में 3-3 बार उनको जेल की सजा हुई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन उनका सबसे रोमांचक योगदान भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में था। उस समय वो बिहार के हजारीबाग जेल में बंद थे, जिसकी 20-20 फीट ऊंची दीवारों में कैदी गिरफ्तार रखे गए थे। लेकिन जब बापू ने करो या मरो का आह्वान किया और पूरी कांग्रेस की राष्ट्रीय लीडरशिप गिरफ्तार कर ली गई, तो जेल में बेचैन इन स्वतंत्रता सेनानी नौजवानों के मन में कुछ नया करने की उमंग हुई। और फिर आप कल्पना करिए कि जेल के अंदर से 5 नौजवान जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जेल की उन ऊंची दीवारों को फांद करके बाहर आते हैं। वहां से निकल करके वो बनारस से कलकत्ता तक लोगों से संपर्क करते हैं। फिर हनुमान नगर नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर एक तराई का इलाका है, वहां एक गुरिल्ला ट्रेनिंग का सेंटर बनाते हैं और फिर कुछ जगहों पर उस ट्रेनिंग से निकले हुए आजाद दस्ता के लोगों ने करो या मरो के नारे के अनुकूल अंग्रेज दफ्तरों पर, डाकखानों पर, रेल स्टेशनों पर हमले किए, आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ा। उसी दौर में जयप्रकाश जी ने, क्योंकि नेतृत्व तो जेल में बंद था, लोगों को दिशा देने के लिए कुछ चिट्ठियां जारी की और जैसा लोग कहते हैं कि साहस के साथ एक तरह से प्राण हथेली पर लेकर के देश भर में घूम करके मद्रास से लेके पंजाब तक लोगों को जोड़ा। और इसलिए अंग्रेजों ने उनको सबसे खतरनाक स्वतंत्रता सेनानी माना। उनकी गिरफ्तारी पर पहले 10,000 का इनाम रखा, फिर 20,000 का इनाम रखा। और जब समझौते की घड़ी आई तो सभी नेता गांधी, नेहरू, आजाद, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजा जी तो छोड़ दिए गए, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि ये खतरनाक कैदी जयप्रकाश और उसके साथी लोहिया को हमें नहीं छोड़ना। फिर गांधी जी ने हस्तक्षेप किया, कहा जब तक जयप्रकाश और लोहिया जैसे महावीर समर्पित सेनानी जेल में हैं, हम आपसे बात कैसे कर सकते हैं, इनको पहले रिहा करो। और फिर वो रिहा हुए और सारे देश में उनका पूरे आवेग के साथ अभिनंदन हुआ कि जयप्रकाश आया है और स्वतंत्रता का सूरज लाया है। हाँ, तो वो एक नौजवानों के लीडर्स के तौर पर वो थे, खास करके युवा पीढ़ी के लिए बड़ा। जी हाँ, जयप्रकाश जी और जवाहरलाल जी के बीच में उम्र का 17 फर्क था और उस नाते 17 साल का नहीं, 9 साल का फर्क था, माफ कीजिए 13 साल का। इसलिए वो नई पीढ़ी के नायक के रूप में जवाहरलाल जी के बाद की पीढ़ी, मौलाना आजाद और सुभाष बोस की बाद की पीढ़ी के सर्वमान्य नेता थे। अच्छा, जेपी का जो प्रारंभिक दौर था वैचारिक, तो वो मार्क्सवादी था। तो वो फिर जी हाँ, उनका जो धीरे धीरे कैसे वो मार्क्सवाद से हटे और समाजवाद की तरफ आए और फिर गांधीवाद की तरफ मुड़े? देखिए 1920 से 1940 के दौर में सारी दुनिया के नौजवानों के मन पर मार्क्सवाद का जादू छाया था, क्योंकि 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में रूस का नवनिर्माण शुरू हुआ था।
एक सामंती और पिछड़ा यूरोपीय राष्ट्र धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ रहा था और वर्गविहीन समाज की जो रोमांचक कल्पना थी, आजादी और प्रगति का समन्वय जो असंभव लगता था सामंती समाजों में, गुलाम देशों में, वो साकार हो रहा था। तो जयप्रकाश जी भी उस समय किताबें पढ़ पढ़ करके दुनिया की बदलती तस्वीर में मार्क्सवादी रास्ते की तरफ आकर्षित हुए थे। लेकिन उन्होंने ये भी माना था कि मार्क्सवाद अकेले समाज को जोड़ने में पर्याप्त नहीं होगा, हमें गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे गैर समाजवादी मंच की मान्यता को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत पहले से समाज से जुड़े हुए हैं और उस जोड़ में हम कुछ समाजवादी रंग ला सकेंगे। लेकिन जैसा आपने पूछा, गांधी जी के साथ काम करते करते, उनके वाद विवाद के साथ, उनकी आलोचना के साथ उनको दिखाई पड़ने लगा कि मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है और भौतिकवादी दर्शन में अच्छाई की प्रेरणा नहीं बन पाती। गांधी दूसरी तरफ अच्छाई पर ही आधारित सामाजिक नव निर्माण के प्रवक्ता थे और जयप्रकाश जी ने देखा कि गांधी और मार्क्सवादियों की अगर तुलना की जाए तो गांधी के नेतृत्व में जो लोग काम करते हैं वो ज्यादा नैतिक, ज्यादा शुद्धतावादी और ज्यादा समाज के साथ करुणा और मैत्री के भाव से जुड़े लोग हैं। और इसलिए फिर उन्होंने धीरे धीरे गांधी को और नजदीक से देखना शुरू किया और उनका मोह भंग 1942 से 1948 के बीच में जो कम्युनिस्टों ने अपनी नीतियां बदली। पहले उन्होंने कहा कि ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके साथ हैं, और फिर जब रूस का जर्मनी से झगड़ा हो गया और रूस ने इंग्लैंड और अमेरिका की गठजोड़ में अपने को जोड़ा तो उनका नहीं नहीं अंग्रेजी राज ठीक है, अभी तो अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत करना गलत हो जाएगा, फासिस्टों की मदद होगी, नासी की मदद होगी। तो जयप्रकाश जी को लगा कि ये तो तर्कसंगत बात नहीं है, भारत की आजादी के बिना भारत न तो लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हो सकता है न तानाशाही से लड़ सकता। उसके बाद उन्होंने आजादी के दौरान देखा कि पहले तो इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, मुस्लिम लीग का समर्थन किया, उसके बाद जब बंटवारा हो गया तो वो फिर दूसरी तरफ देखने लगे और रूस और भारत की मैत्री के आधार पर जवाहरलाल जी की सरकार के एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ झुकने लगे। इसीलिए फिर उन्होंने आत्मशोधन के लिए एक लंबा उपवास किया 21 दिनों का और उसके बाद एक लेख भी लिखा, अच्छाई की प्रेरणा, इंसेंटिव टू गुडनेस। और उन्होंने पाया कि जो मनुष्य आध्यात्मिक होते हैं उनके मन में अच्छाई की प्रेरणा स्वतः स्फूर्त होती है, क्योंकि आध्यात्मिकता और नैतिकता में चोली दामन का रिश्ता है। भगवान के डर से भी कुछ लोग नैतिक हो जाते हैं और कुछ लोग आध्यात्मिक मूल्य और आदर्शों के कारण, जबकि भौतिकवाद में स्वार्थ तो है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ से हमको क्या मिलेगा? स्वार्थ के लिए हम कुछ भी करें, साध्य साधन की पवित्रता का कोई सवाल नहीं है। इसीलिए हिटलर ने जो किया उसी से मिलता जुलता स्टालिन ने भी किया। अपने विरोधियों के दमन से लेके किसानों की हत्याओं तक सबको उन्होंने साम्यवाद के नाम पर उचित ठहराया और उसका दूसरा पक्ष तो जयप्रकाश जी ने देख ही लिया था। इसलिए उनका मन मार्क्सवाद की सीमाओं से आगे जाने के लिए बेचैन होने लगा, जिसमें गांधी ने उनको एक मार्ग जो उपनिषदों से लेके तॉलस्टॉय, रस्किन और गांधी तक आया था, उसने उनको आकर्षित किया और फिर उन्होंने कहा कि क्रांति का अहिंसक रास्ता सर्वोदय में निहित है। लेकिन आजादी के बाद फिर उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी का एक सोशलिस्ट पार्टी मतलब उन्होंने अपनी गठित करी। जी हाँ, तो आपको नहीं कांग्रेस का लगता तो कि ये एक तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जो अलग हुए सारा जो सोशलिस्ट ग्रुप अलग हो गया और उधर एक और ग्रुप अलग हो गया, विनोबा भावे के साथ सर्वोदय के ग्रुप अलग हो गए, तो आपको नहीं लगता कि उससे कांग्रेस का जो एक रुझान था प्रगतिशील उसमें थोड़ा कमी आई और इन लोगों का कांग्रेस छोड़ना आपको नहीं लगता कि गलत था? आप नहीं रामदास जी, इसमें मेरी और हमारी और आपकी बात नहीं, खुद जयप्रकाश जी ने ये बाद के दिनों में अपनी उम्र की संध्या बेला में माना कि हम लोग अति उत्साहित थे, हम एक और बड़ी क्रांति के लहर के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थे। इसीलिए हम लोगों ने कांग्रेस के अंदर जो सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, राजाजी, मौलाना आजाद जैसे गैर समाजवादी नायक थे, उनकी निष्ठा में हमको शक होने लगा और हमको लगा कि ये जमींदारी उन्मूलन से लेकर के राजे रजवाड़ों को मिलाने तक में हिला हवाली करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने जितना इनसे बन पड़ा उनकी परिस्थितियों के अनुकूल काफी प्रगतिशील काम किया और इसीलिए बाद के दिनों में जब निर्दलीय जयप्रकाश जी हो गए
तो उन्होंने शासन से संवाद तो बनाए ही रखा और जहां जरूरी हुआ सहयोग भी किया। यही बात आचार्य नरेंद्र देव जो इनके कुलगुरु थे और डॉक्टर लोहिया की भी थी। उत्तर प्रदेश और बिहार के समाजवादी कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी के समाजवादी और दक्षिण भारत के समाजवादी कई कारणों से स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के प्रतिपक्षी थे। बाद में हालांकि दुर्भाग्यवश जो लोग कांग्रेस से निकलने के लिए सबसे बेचैन थे, उनके नायक श्री अशोक मेहता खुद ही कंपल्सरी बैकवर्ड इकोनॉमी का दावा करते हुए कांग्रेस में वापस चले गए। और फिर और दिनों के बाद तो जयप्रकाश के नेतृत्व में उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी सहयोग किया और जनता पार्टी में फिर सबके सब लोग जो 48 में कांग्रेस से छूटे थे, वो कांग्रेस के तथाकथित कंजर्वेटिव हिस्से के साथ मोरारजी भाई जैसे नेताओं के साथ मिल करके जनता पार्टी बनाने को विवश हुए। तो आपका ये प्रश्न एक स्थिति हाँ जी, आप बताइए। आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। इतिहास इसका जवाब मांगता है कि क्या 1946-48 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समझौते से विह्वल होकर के और संविधान सभा में जाने के लिए लचीलापन दिखाने से बेचैन और असहमत होकर के हमारे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नायकों का कांग्रेस छोड़ना उचित हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा प्रश्न से और भी जुड़ा है कि क्या आचार्य विनोबा के नेतृत्व में जो रचनात्मक कार्यक्रम की तरफ झुके हुए राष्ट्रीय लोग थे, उनका सर्वोदय आंदोलन के रूप में पूरी तरह से जनतांत्रिक राजनीति से विमुख होना उचित हुआ कि नहीं हुआ? इतिहास ऐसा बताता है कि अगर वो लोग बाहर न निकलते, कांग्रेस सोशलिस्ट और कृपलानी विनोबा जैसे लोग, तो शायद हिंदुस्तान की तकदीर बनाने में हमारी क्षमता ज्यादा होती। और शायद इसीलिए क्या नेहरू जी चाहते थे बार बार वो कि भाई जेपी वापस आए, उनके हाथ मजबूत करें। शायद नेहरू अकेले पड़ गए थे। जी 1953-54 तक तो जवाहरलाल जी और जयप्रकाश जी का संपर्क बना रहा। जवाहरलाल जी के आह्वान पर ही उन्होंने 14 सूत्री सुझाव भी दिया कि अगर इन 14 मांगों को मान लीजिए या सुझावों को मान लीजिए तो हम समाजवादियों का आपके साथ सहयोग होगा। लेकिन फिर जवाहरलाल जी की अपनी व्यवस्थाएं थी। कांग्रेस के अंदर जरूर एक हिस्सा था जो समाजवादियों से बहुत विमुख था या उससे घबराता था, और टाटा बिरला का तो अपना असर था ही, वो बात बनी नहीं। लेकिन 1954 के बावजूद जवाहरलाल जी के जीवन में, फिर लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में और 1973 तक इंदिरा जी के साथ भी बांग्लादेश जैसे प्रसंगों में, मुसहरी जैसे प्रसंगों में शासन और जयप्रकाश जी का लगातार सकारात्मक संवाद बना रहा। एक प्रसंग इसमें जरूर आपसे चाहेंगे चर्चा करें संक्षेप में कि फिर जेपी का समाजवादियों से मोह भंग हुआ और वो चले गए। आपने भूदान आंदोलन का जिक्र किया विनोबा जी के साथ। समाजवादियों के मन में एक कसक आखिर तक बनी रही और जैसे ही जयप्रकाश जी लौटे जन राजनीति में 1973 में, सबसे पहले समाजवादी बिना शर्त कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण जैसे लोग आंख मूंद करके जयप्रकाश जी के स्कूली बच्चों की तरह से उनकी पाठशाला में वापस लौट आए। तो समाजवादियों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसके नायक लोहिया थे, जो मानते थे कि देश के प्रधानमंत्री होने की सारी काबिलियत जयप्रकाश नारायण जी में है। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने की दो संभावना, एक तो वो जवाहरलाल जी के अनुयायी बन के बने, तब वो जवाहरलाल जी से भी ज्यादा खराब प्रधानमंत्री साबित होंगे क्योंकि वो समझौते के प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा रास्ता होगा कि जनता की ताकत के बल पर मजदूरों किसानों के संगठनों और अभियानों की मदद से वो वैकल्पिक राजनीति के प्रवक्ता और नायक बन के प्रधानमंत्री बने, तब वो बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगे। और जयप्रकाश जी के बारे में गंगा शरण सिन्हा और अशोक मेहता से लेके राम मनोहर लोहिया और मधुलिमय तक सबके मन में बराबर ये कसक रहती थी कि ये कहाँ हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं, आ जाएं तो फिर से कुछ माहौल बदल जाएगा। जयप्रकाश जी भी न बहुत दूर थे न बहुत नजदीक थे। हर राष्ट्रीय प्रश्न पर उनकी एक रुचि होती थी, चाहे राजेंद्र बाबू का राष्ट्रपति पद का चुनाव हो, चाहे जाकिर हुसैन साहब का चुनाव हो, या भारत पर पाकिस्तान का हमला, चीन का हमला, बांग्लादेश का निर्माण। और इन सब मौकों पर जो वो दिशा देते थे, अधिकांश समाजवादी उसका अनुसरण करते थे। तो एक अप्रत्यक्ष संबंध तो बना ही रहा, स्नेह और विश्वास बना रहा। हाँ, दैनिक राजनीति में निर्दलीयता के आग्रह के कारण जयप्रकाश जी चुनाव के मौके पर, संगठन विस्तार के मौकों पर समाजवादियों के मददगार नहीं थे। जैसा मैंने कहा कि 73 आते आते वो सारा कुछ 73 का जिक्र आप कर रहे हैं
और दरअसल जो 73 का बिहार आंदोलन, जिसको हम लोग संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहते हैं, तो वो जेपी के व्यक्तित्व पर वही सबसे ज्यादा हावी हो गया। सबसे ज्यादा अब उनकी पहचान संपूर्ण क्रांति के नायक जी और हाँ, लोक जी। नायक जयप्रकाश जी हो गई। उसके बारे में बताएंगे जो नई पीढ़ी को कि वो क्या था आंदोलन, कैसे चिंगारी एक छोटी सी गुजरात से उठी, नवनिर्माण आंदोलन से उठी बिहार में छात्र आंदोलन, और कैसे जेपी ने उसको एक समग्र जो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ा उसको, और फिर कैसे इंदिरा गांधी से टकराव हुआ उनका। देखिए रामदत्त जी, ये जो प्रसंग है 1973 से 1979, 6 बरस का, ये अद्भुत पाठ है इस बात को दर्शाने का कि अगर नायक अच्छा हो, उसके पास दृष्टि हो, तो भीड़ को वो एक अनुशासित टोली और दस्ते में बदल सकता है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के टूटने के बाद एक जबरदस्त दिशा परिवर्तन किया और वामपंथी नारा स्वीकार किया कि गरीबी देश की सबसे बड़ी समस्या है, हमें गरीबी हटाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने नारा दिया कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, आप ही चुनिए। और देश में एक तरफा वोट एक तरह से उनके पक्ष में पड़ा। लेकिन 1971 के बाद 72 में विधानसभाओं का चुनाव, उसमें फिर कांग्रेस जीती। सभी विपक्षी दल, टूटी हुई कांग्रेस का एक हिस्सा जो मोरारजी भाई के नेतृत्व में था, जनसंघ, समाजवादी, स्वतंत्र पार्टी वगैरह वगैरह, एक तरफा पराजय से आत्मविश्वास विहीन हो गए। दूसरी तरफ किसानों में जैसे आज असंतोष है, जबरदस्त असंतोष था, क्योंकि सूखा, महंगाई, बाढ़, बेरोजगारी, गांव की दुर्दशा, गांव का जीवन असहनीय था। और शहरों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम बढ़ने से और देश के अंदर मुनाफाखोरी बेलगाम होने से चीजों के कोई दाम का कोई कंट्रोल नहीं था और रोजगार का कोई रास्ता नहीं था। पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर विदेशों में भागे चले जा रहे थे, उसको ब्रेन ड्रेन कहा गया। पता नहीं चलता था कि कैसे इसमें से समाधान निकालें, क्योंकि लोकतंत्र में तो चुनाव महत्वपूर्ण है। चुनाव में जो पार्टी जीती है अपना वादा नहीं पूरी कर रही है, जो पार्टियां हार गई वो इतनी बुरी तरह हारी है कि सदन में उनकी उपस्थिति नगण्य है, जनता में उनकी साख नहीं है। कौन रास्ता निकालेगा, कौन इस बेलगाम घोड़े को बांधेगा? इसमें जयप्रकाश जी ने उस समय कहा, जैसे आजकल कहा जाता है कि भविष्य चूंकि नौजवानों का है, हमें नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए। मेरी उम्र 1973 में 23 साल की थी, आप भी 20-21 साल के रहे होंगे। हम लोग इतने परेशान थे, घर भी कोई चैन नहीं, बाहर कोई चैन नहीं, पढ़ाई लिखाई में बुरे नहीं थे लेकिन कोई भविष्य नहीं था और सरकार में कोई सुनवाई नहीं थी। मेस का दाम बढ़ता जा रहा था, वजीफे घटते जा रहे थे, रोजगार का कोई रास्ता नहीं बन रहा था, क्या करें? और पार्टियों के अलावा जो सबसे संगठित जमात थी कई कारणों से, वो छात्रावासों में रहने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की थी। ये 200, 400, 500 लोग, कई जगह 1000 लोग। काशी विश्वविद्यालय जहां का मैं विद्यार्थी, उसमें तो 18,000 लोग एक ही परिसर में रहते थे। ये एक सघन परस्पर निर्भर समूह था जिसको जयप्रकाश जी ने आशा की नजर से देखा। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये फुटकर लड़ाई से काम नहीं चलेगा। बस जला दिया, शीशा तोड़ दिया, मेस के खाने में दाम घटा दिया, सिनेमा के टिकट में कंसेशन मांग लिया, ऐसे नहीं बनेगा। ये समग्र व्यवस्थागत संकट है। इसमें अर्थनीति की दिशा बदल के गांव की तरफ करनी पड़ेगी, इसमें उद्योग की दिशा बदल करके विकेंद्रीकरण की तरफ करना पड़ेगा, शासन को सदाचारी बनना पड़ेगा और चुनाव को सस्ता करना पड़ेगा। चुनाव अगर महंगे होंगे तो काला धन आएगा, काला धन आएगा तो जीतने वाले पैसा देने वालों के गुलाम रहेंगे। बहुत स्पष्ट डायग्नोसिस, स्पष्टीकरण, रोग का निदान जयप्रकाश जी ने बताया। और जो पढ़े लिखे लोग थे, अनपढ़ लोग नहीं, ये जो जात बिरादरी, मंदिर मस्जिद, भाषा को लेके बावले होने वाले लोग नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने जयप्रकाश जी को सुना, अखबार के संपादकों ने टिप्पणियां की, विशेषज्ञों ने जयप्रकाश से संवाद किया और कहा कि बात ये ठीक कहते हैं, दोष हमारी राजनीतिक व्यवस्था में है। आजादी के बाद भी सपने अधूरे हैं क्योंकि हमारी राजनीति पैसे वालों के हाथ में चुनाव के महंगे होने के कारण और शासन के भ्रष्टाचार के कारण फंसती जा रही। और फिर जयप्रकाश जी ने जो बात कही वो भी ठीक है कि 1-2 घंटे की हड़ताल से नहीं होगा, महीने 2 महीने की हुल्लड़ से नहीं होगा, बरस 2 बरस काम करना पड़ेगा और गांव में काम करना पड़ेगा। जन समितियां बनानी पड़ेगी निगरानी के लिए, छात्र युवा संघर्ष समितियां बनानी पड़ेंगी लगाम के लिए। तो उनकी इस बात से मिलता जुलता ही प्रयास गुजरात में हुआ, जब देखते देखते मूंगफली की फसल अच्छी होने के बावजूद चुनाव में चंदा देने के कारण मूंगफली तेल के व्यापारियों ने दाम आसमान पर चढ़ा दिया। छात्रों के छात्रावास के खाने का दाम बढ़ गया।
मेस में लड़कों ने पैसा देने से इनकार किया, कहा कि पैसा हम ज्यादा क्यों मांगते हो, फसल तो ठीक हुई थी। पता चला, विद्यार्थियों ने पता चला कि ये सब घूसखोरी का मामला है। जब वो सड़कों पर निकले तो घर की गृहिणियों ने, माताओं बहनों ने बेलन और थाली और बाल्टी लेके उनका समर्थन किया। जब सेना बुलाई गई तो सेना ने भी कहा सरकार से कि ये राजनीतिक विवाद है, इसमें हमारा क्या काम है, आप इसको बातचीत से सुलझाइए। और फिर इंदिरा जी को नई ताजा चुनी विधानसभा भंग करनी पड़ी, नए चुनाव का ऐलान करना पड़ा। इस अनुभव से जयप्रकाश जी को लगा कि बगैर बहुत अराजकता किए राजनीतिक भ्रष्टाचार को अंकुश में लाने के लिए जनता में एकता पैदा की जा सकती, बशर्ते कि वो निर्दलीय प्रयास हो, जी क्योंकि दलों की अपनी साख बिगड़ी हुई थी। तो जो आपने निर्दलीय पूछा और 73 का, शांतिपूर्ण हो और समाधान मूलक हो, यानी बगावत के लिए बगावत नहीं, आंदोलन के लिए आंदोलन नहीं, सरकार गिराने के लिए विरोध नहीं, सरकार के आगे जाकर के समाज और राजनीति के बीच में एक संतुलित पारदर्शिता लाने के लिए काम करो। जब ये काम गुजरात में हो गया तो उस समय बिहार में भी यही बेचैनी थी, उत्तर प्रदेश में तो पीएसी की बगावत हो चुकी थी। जिस पुलिस को वो लखनऊ विश्वविद्यालय को अनुशासित करने के लिए ले आए, उन्हीं पुलिस वालों ने अपनी बुरी हालत को लेकर बगावत कर दी और कई पुलिस वालों को मारना पड़ा, जान से सेना लानी पड़ी, मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी को इस्तीफा देना पड़ा। इसी बीच में मई में रेल मजदूरों की कई लाख, 18 लाख रेल मजदूरों की 3 हफ्ते की हड़ताल हुई। वो भी महंगाई से परेशान थे, भ्रष्टाचार से परेशान थे। तो मजदूर, किसान, पुलिस, गुजरात, बिहार, चारों तरफ एक बगावत का, मोह भंग का माहौल था। जयप्रकाश जी ने उस समय कोई खास भूमिका नहीं निभाई। वो कहते यही रहे कि लोकतंत्र मुरझा रहा है, इसको काला धन खा रहा है, इसको रोकने के लिए युवा शक्ति और नागरिक शक्ति आए, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी और यूथ फॉर डेमोक्रेसी बनाओ, क्योंकि दलों का अपना स्वार्थ होता है, वो भी आधा सच आधा झूठ के लिए विवश होते हैं, चंदा उनको भी लेना पड़ता है चुनाव का खर्चा निकालने के लिए। इसी प्रेरणा से फिर बिहार में जो आंदोलन की संभावना थी वो आगे बढ़ी, लेकिन बिहार के लड़कों में और जयप्रकाश जी में कोई संवाद नहीं था। 18 मार्च को जब बिहार के लड़कों की रैली हुई तो पुलिस और लड़कों की मुठभेड़ पूरे शहर में एक नागरिक युद्ध में बदल गई। अखबारों के दफ्तर भीड़ ने जला दिए और भीड़ को पुलिस ने गोलियों से मारा और ये आग बिहार के कई जिलों में फैल गई। 18 मार्च को बिहार के लड़कों की रैली थी जहां गोली चली, कर्फ्यू लगा और 19 को बिहार के 9 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इतना ज्यादा अराजकता का माहौल था, दिशाहीनता थी। और पुलिस के इस आतंक से घबरा के छात्र नेताओं ने पहले अपने दलों के नेताओं से राय मांगी, उनके पास कोई दिशा नहीं थी। तब कुछ लोगों ने कहा कि जयप्रकाश जी बराबर कह रहे हैं पिछले 6 महीने से, 1973 के नवंबर दिसंबर से, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, चलो उनके पास चलते हैं। जब जयप्रकाश जी के पास विद्यार्थी नेता लोग गए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मंडल की अगुवाई में, तो जयप्रकाश जी ने पहले तो उनको बहुत डांटा, कहा कि ये अराजकता, ये हिंसा किसके खिलाफ हो रही है, क्यों हो रही है, इससे क्या निकालना चाहते हो। जब लोगों ने कहा कि साहब शिक्षा बड़ी खराब है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जयप्रकाश जी ने कहा कि आपकी ये चारों शिकायतें वाजिब, लेकिन आपको इसका समाधान भी बताना होगा और समाधान के लिए जनता को जोड़ना होगा। जनता के पास जाने के लिए अहिंसा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों ने कुछ ना नुकुर किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, कोई नायक नहीं था। तो जयप्रकाश जी से उन्हीं की शर्तों पर उनके अनुयायी के रूप में काम करने का वादा किया। उसमें जनसंघ से जुड़ी विद्यार्थी परिषद थी, समाजवादियों से जुड़ी समाजवादी युवजन सभा थी, सर्वोदय से जुड़ा तरुण शांति सेना थी, संगठन कांग्रेस से जुड़ा युवक कांग्रेस था। लेकिन जयप्रकाश जी ने 2 ही कसम रखवाई, पहला कि आंदोलन अहिंसक होगा, दूसरा कि आंदोलन का अनुशासन हमारे मार्गदर्शन में होगा। और फिर जयप्रकाश जी जब सामने आए तो उन्होंने विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने सर्वोदय के लोगों से विचार विमर्श किया, उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से, किसी को अछूत नहीं रखा, उन्होंने कांग्रेस के लोगों से भी बात किया। सौभाग्य से उस समय इंदिरा गांधी जी और जयप्रकाश जी का रिश्ता बिगड़ा नहीं था। कांग्रेस के संसदीय दल में कम से कम 60 सांसद जयप्रकाश जी का आदर करने वाले थे, जिसमें चंद्रशेखर, रामधन, मोहन धारिया, कृष्णकांत प्रमुख थे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर एक जमाने में कांग्रेस सोशलिस्ट कार्यकर्ता के रूप में जयप्रकाश जी के अनुयायी रह चुके थे और जयप्रकाश जी को अपना चाचा मानते थे। तो ये कोई तनाव का, विद्रोह का, बगावत का, आंदोलन के लिए आंदोलन का संदर्भ नहीं था। लेकिन जयप्रकाश जी ने देखा
कि उनकी उदारता का लाभ सरकार नहीं उठाना चाहती, क्योंकि कुछ समय में जयप्रकाश जी ने जब परिस्थितियों को जानने के लिए दौरा करना शुरू किया तो गया में गोली चल गई। गया की गोलीकांड के बाद जयप्रकाश जी ने कहा कि ये असहनीय है, जनता से गोली के जरिए बात करना, लाठी के जरिए बात करना लोकतंत्र को खतरनाक हद तक खराब कर देना। और उसके बाद फिर उन्होंने विभिन्न दलों से बात किया और फिर नौजवानों से आग्रह किया कि अपनी समितियां बनाएं। जिले जिले की छात्र संघर्ष समिति बनी, जन संघर्ष समिति बनी और फिर जो रैली हुई 5 जून 1974, 18 मार्च 1974 को जो रैली हुई थी वो कुछ ही हजार लोगों की थी और उसने पूरे पटना को जला के स्मशान बना दिया था। लेकिन 8 हफ्ते बाद लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व और शासन में जो उसमें 5 लाख लोग आए रामदत्त जी, लेकिन 5 जगह भी कोई अराजकता नहीं हुई, जबकि उस रैली पर शासक दल की ब्रिगेड नाम के संस्था ने गोली चला दी थी। उस गोली से एक आदमी मर भी गया, लेकिन जयप्रकाश जी का ऐसा नैतिक अनुशासन और अहिंसा की ऐसी कसम और नौजवानों का ऐसा जज्बा कि उस मारे जाने के बावजूद अपने एक साथी की उन्होंने कहीं कोई अराजकता नहीं की। और फिर जयप्रकाश 5 जून के बाद इलाहाबाद में उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन किया नौजवानों का और फिर बात आगे बढ़ी। तो जो आपने 73-74 का संदर्भ बताया वो 2 कारणों से उल्लेखनीय है। एक तो ये कि जब विरोधी दल नाकारा हो जाए और शासक दल बहुमत के अहंकार से जनता से दूर चला जाए, सेठियों की जेब में चला जाए, तब जनता का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों, विद्यार्थियों और किसानों की मदद से अपनी रक्षा के लिए आगे आ सकता है। दूसरा कि आंदोलन का रास्ता उचित तो है लेकिन वो अहिंसक होना चाहिए। आप हिंसा करेंगे तो बड़ी हिंसा की क्षमता राजसत्ता के पास होती है, वो आपको दबा देगी। हिंसा के लिए बड़ी हिंसा न भी आए तो हिंसा से बात बढ़ती नहीं है, धुंध फैल जाती है। लेकिन अगर अहिंसा रहेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा तो आप अपनी बात को समझा सकेंगे, जनता के मन और दिल में जगह बना सकेंगे। इसीलिए जो जयप्रकाश जी का भाषण का भी अंदाज था रामदत्त जी, वो जैसे स्कूल टीचर बच्चों को बताता हो कि क्या करने से क्या होता और क्या करने से क्या नहीं होता था। और बीच में अगर हम लोग ताली बजाते थे तो वो नाराज हो जाते थे, वो कहते थे ये ताली बजाने की मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी, ताली तो खुश होने पर बजाई जाती है, क्या देश की हालत ताली बजाने लायक है या शर्म से सिर झुकाने लायक है? अगर आपने अगली बार ताली बजाई तो मैं भाषण ही नहीं करूंगा। तो हम लोग कहते थे ये कौन सा नेता हो गया भाई। काफी बातचीत लंबी होती जा रही, थोड़ा सा हमें आप रोशनी ये डालिए कि कैसे उनका टकराव इंदिरा जी के साथ ऐसा हो गया कि फिर इमरजेंसी लग गई देश में। इंदिरा जी से टकराव के टालने का उन्होंने अपने भरसक प्रयास किया था। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि वो आधुनिक राज्य सत्ता के सिद्धांतों को जानते थे और भारत की राज्य सत्ता की कमजोरियों को समझते थे और भारतीय जनता की बेचैनी को भी जानते थे। इसलिए उन्होंने लगातार इंदिरा जी को पत्र लिखे, सुझाव दिए। इंदिरा जी ही नहीं, सभी सांसदों को पत्र लिखे कि देखिए देश की, खासतौर पर ग्रामीण भारत की हालत बेहद खराब है, क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरपुर में मुशहरी नाम के ब्लॉक में 1.5 बरस रह करके माओवादियों की सर्वोदय की आलोचना का अध्ययन किया था और पाया था कि माओवाद का कारण चीन में बैठे माओ से तुंग का शासन नहीं है, माओवाद का कारण हमारा गांव में फैला हुआ दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार है। और इन पत्रों का कोई उत्तर नहीं आया। फिर उन्होंने बुद्धिजीवियों का संवाद किया कि आप क्या देख रहे हैं, पत्रकारों को बुलाया, राजनीति शास्त्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि चुनाव का महंगा होना और दल बदल की बीमारी, ये 2 कारण है जो हमारे जनतंत्र को पंगु बना रहे हैं। जयप्रकाश जी ने फिर चुनाव सुधार के लिए कमेटी बनाई जस्टिस तारकुंडे की अगुवाई में। उस कमेटी के जरिए उन्होंने फिर एक संवाद बनाने की कोशिश की। फिर उन्होंने बिहार आंदोलन के संदर्भ में कुल 2 मांगे रखी। एक तो ये कि मौजूदा विधानसभा जो जनता से कट चुकी है, गोली चला रही है, ये भंग कर दी जाए और दूसरा ये कि नया चुनाव किया जाए। इन दोनों बातों को जो गुजरात में मान चुकी थी दिल्ली की सरकार, उनको नहीं माना और उनको लगा कि बिहार के बाद अब हमारी इस्तीफे की मांग होगी। एक उनके अंदर एक तरह का अपराध बोध था क्योंकि वो जानती थी कि 1971 में जो वादे किए थे 1974 में उनमें से 10% भी पूरे नहीं हो पाए। तो ये जो टकराहट हुई, एक तरफा हुई, लेकिन आखिरी टकराहट का कारण बन गया जब इंदिरा जी खुद अपने चुनाव में गलत तरीकों के अपनाने की दोषी पाई गई 12 जून को और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी।
अब इंदिरा जी को इतना भरोसा नहीं था कि वो अपनी जगह किसी और को काम चलाओ प्रधानमंत्री बना के मध्यावधि चुनाव कराती, या चुनाव जो 2 साल में 1976 में होने वाले थे तब तक इंतजार करती और फिर शासन में वापस आती। उनको अपने किसी सहयोगी जगजीवन राम चौहान, ब्रह्मानंद रेड्डी, उमाशंकर दीक्षित किसी पर भरोसा नहीं था। और इसी बीच में जयप्रकाश नारायण जी की इतनी बड़ी रैली हो गई 25 जून को कि उनको एक बहाना मिल गया। जयप्रकाश जी ने खाली इतना ही कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो पुलिस और सेना की मदद से अगर ये दमन करना चाहती हैं तो पुलिस और सेना को कोई गैर कानूनी आदेश मानने की बाध्यता नहीं है। उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। 19 महीना लगा इंदिरा जी को अपना रास्ता वापस जनतांत्रिक समाधान से जोड़ने में, और फिर जब इमरजेंसी खत्म हुई देश भर में नाराजगी की लहर थी। हाँ, ये जरूर जोड़ना पड़ेगा कि कर्नाटक और आंध्र में फिर भी इंदिरा जी की पार्टी को विजय मिली थी। तो इंदिरा जी के साथ जो उनका एक तरह से ये राजनीतिक लड़ाई हुई, और उस समय जेपी की अपनी तो कोई ताकत थी नहीं, तो उन्होंने विपक्षी दलों को जोड़ा और वो फिर आरएसएस के सम्मेलनों में भी गए, दिल्ली में गए और जनसंघ को भी उन्होंने शामिल किया। तो अब लोग आजकल ये कहने लगे हैं कि जो जेपी ने एक तरह से बढ़ावा दिया आरएसएस को और उसकी स्वीकार्यता हुई, और इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ के आरएसएस और अब बीजेपी इतनी हावी हो गई। ये बिल्कुल भ्रम है, सत्य नहीं है। नंबर एक, जयप्रकाश जी की अपनी ताकत का जहां तक सवाल था, बिहार उन थोड़े से राज्यों में थे जहां पूरे बिहार का 7,000 गांवों का ग्राम दान हो चुका था, पूरे राज्य का प्रदेश दान हो चुका था। बिहार के जिले जिले में सर्वोदय समितियां थी, बिहार के प्रखंड प्रखंड में सर्वोदय समितियां थी, कई जगह तो गांव में भी किसानों के और गांव के गृहस्थों की समितियां थी जो गांधी से, विनोबा से, जयप्रकाश से प्रेरित थी। नंबर दो, जयप्रकाश की शक्ति राजनीतिक जरूर नहीं थी, लेकिन नैतिक शक्ति उस समय वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा नैतिक दृष्टि से शक्तिवान थे, और राजनीतिक शक्ति तो इनकी मिट्टियां मैट हो चुकी थी। जनसंघ की जो ताकत थी 7% वोट मिला था इनको, संगठन कांग्रेस को 6% वोट मिला था, समाजवादियों को 4.5% वोट मिला था, इंदिरा जी को 40% वोट मिला था। जहां तक संगठन बल की बात है तो विद्यार्थियों में उस समय 5% विद्यार्थी आज की ही तरह तब भी राजनीतिक दलों से जुड़े रहते थे, ज्यादातर विद्यार्थी निर्दलीय होते थे, और वो जयप्रकाश के आह्वान से जुड़े थे क्योंकि उनके पैर में वो कांटा लग रहा था गलत शिक्षा नीति का, बेरोजगारी का, वो एक रास्ता खोज रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि आंदोलन में जयप्रकाश जी के आने के पहले से गुजरात से बिहार तक सभी गैर कांग्रेसी दलों की तरह से जनसंघ की पूरी उपस्थिति थी, लेकिन जनसंघ आंदोलन के कारण अंदर से टूट गए। उनके 24 सदस्य एमएलए थे। जब विधानसभा इस्तीफा देने की मांग की गई आंदोलन की तरफ से तो 11 विधायकों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 24 में से 11 मतलब 40%, उनको जनसंघ को निकालना पड़ा। और जहां तक आरएसएस की बात है, जयप्रकाश जी ने आरएसएस के साथ कोई न औपचारिक न अनौपचारिक संबंध रखा। उसके कुछ बड़े नेता जो पहले आरएसएस में थे, जैसे नानाजी देशमुख, वो जरूर जयप्रकाश जी के आंदोलन में जुड़े जनसंघ के प्रतिनिधि के तौर पर, और इनको जोड़ने में जयप्रकाश जी ने कोई प्राथमिकता नहीं दी थी। जैसे समाजवादियों को बुलाया, संगठन कांग्रेस को बुलाया, बल्कि मोरारजी देसाई और जनसंघ ने मिलकर के गुजरात में पहले जनता पार्टी का निर्माण किया, जिसने कि चुनाव साझा मिलकर लड़ा। उसमें लोकदल भी था चौधरी चरण सिंह का, और सोशलिस्ट पार्टी थी दिल्ली में जॉर्ज फर्नांडिस की। जयप्रकाश उसमें कहीं नहीं थे, लेकिन जनसंघ एक वास्तविकता थी, वैसे ही जैसे समाजवादी, लोकदल और संगठन कांग्रेस। हाँ, जयप्रकाश जी को जब जब मौका मिला उन्होंने आरएसएस की प्रवृत्तियों के बारे में जनसंघ और विद्यार्थी परिषद के लोगों को सचेत किया कि आरएसएस की जो मुसलमानों के बारे में दृष्टि है, इसमें औरतों का जो अभाव है, दलितों के बारे में जो एक उपेक्षा भाव है, इसको बदलना चाहिए। और ये बात उन्होंने इस कसौटी पर भी कही कि अगर जनसंघ संपूर्ण क्रांति आंदोलन का समर्थक है तो इसको फाशिस्ट कैसे कह सकते हैं, और अगर जनसंघ फाशिस्ट है तो मैं भी फाशिस्ट हूं। ये उनकी भाषा थी, मतलब एक कसौटी थी संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जिसमें जाति तोड़ो था, वर्गविहीन समाज की कल्पना थी, भूमि का बंटवारा था, शिक्षा का परिवर्तन था, सांप्रदायिकता और स्त्री पुरुष भेद का उन्मूलन था। जी, मैं इस सवाल को जरा दूसरे ढंग से करूं, चाहे जयप्रकाश जी हों, चाहे लोहिया जी हों, चाहे नरेंद्र देव जी हों, या और भी लोग बाद में
ममता बनर्जी गई, मुलायम सिंह यादव हैं, ये जो गैर कांग्रेसवाद का एक नारा चला 67 से या उसके आसपास से, तो ये एक धारणा बन रही है कि गैर कांग्रेसवाद के नारे से या मुहिम से कांग्रेस तो कमजोर हुई, लेकिन ये लोग विकल्प नहीं बन पाए, और वो जो गैप आया उसको फायदा उठाया बीजेपी और संघ परिवार ने। इस बात को भी देख लिया जाए, देखिए, गैर कांग्रेसवाद के कारण कांग्रेस कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस कमजोर हुई अपने संगठन के अंदर चरित्र परिवर्तन से। धीरे धीरे कांग्रेस का बड़ा हिस्सा यथास्थितिवादी होने लगा, और किसानों के सवाल, जमीन का सवाल, रोजगार का सवाल वामपंथियों के हाथ में चला गया। समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर कई आंदोलन किए। 1964 और 66 के बीच में इसको कहा गया भूमि बांटो आंदोलन। बेरोजगारी के खिलाफ जगह जगह विद्यार्थियों के विद्रोह होने लगे, काले झंडे दिखाए जाने लगे। इंदिरा जी ने खुद बेचैन होकर के इस मोह भंग की परिस्थिति में 1969 में अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के खिलाफ एक बागी उम्मीदवार की मदद की। तो उस बगावत का फायदा कम्युनिस्टों ने भी उठाया, समाजवादियों ने भी उठाया, और फिर 71 तक तो उनकी सरकार समाजवादियों और कम्युनिस्टों के समर्थन से चली, क्योंकि वो अल्पमत में थी। हाँ, 1967 में राम मनोहर लोहिया ने जब गैर कांग्रेसवाद की बात कही थी, तो उनका तर्क यही था कि 30-35% वोट पाके कांग्रेस सत्ता में रहती, क्योंकि 60 से ज्यादा हिंदुस्तानी मतदाता 100 में से कांग्रेस को वोट नहीं देता, वोट का बंटवारा रोको। लेकिन लोहिया की इस बात को 1964-67 के बीच में कम्युनिस्टों ने तो सुना, जनसंघ ने नहीं सुना। 1967 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा और लोकसभा का, उस चुनाव में जनसंघ लोहिया के प्रस्तावित 10 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर बने संयुक्त प्रगतिशील मोर्चे से बाहर थी। हाँ, जब चुनाव हो गया, सत्ता एक संभावना बन गई, कांग्रेस में टूट होने लगी। चरण सिंह बाहर निकले, महामाया प्रसाद सिंह निकले, गोविंद नारायण सिंह निकले, बिजू पटनायक निकले, अजय मुखर्जी निकले, तो जनसंघ भी उसमें शामिल। लेकिन जनसंघ के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। आप जिस लखनऊ में बैठे हैं, वहां जो नया मंत्रिमंडल बना, उसमें झारखंडे राय कैबिनेट मंत्री बने कम्युनिस्ट पार्टी से, प्रभु नारायण कैबिनेट मंत्री बने सोशलिस्ट पार्टी से, तो माधव प्रसाद त्रिपाठी कैबिनेट मंत्री बने। कोई अलग से विशेष संरक्षण नहीं मिला। हाँ, ये अलग बात है कि आरएसएस एक जन अभिमुख संगठन था, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी उस तरह से जनता में सघन संपर्क बनाए रखने में असफल रही। बीच में पाकिस्तान का हमला हुआ 65 में, उसमें राष्ट्रवाद जागा। बांग्लादेश टूटा, उसमें राष्ट्रवाद जागा। बीच में दंगे हुए, उसमें हिंदू मुसलमान का फर्क आया। कई कारणों से, मध्यम जातियों के उदय के कारण सवर्ण जातियों में घबराहट हुई। कई कारणों से जनसंघ का प्लेटफॉर्म आकर्षक लगने लगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आंदोलन के दौरान और आंदोलन के बाद जयप्रकाश जी ने आंदोलन के गर्भ से निकली युवा शक्ति को छात्र युवा संघर्ष वाहिनी नामक मंच से बांधा और कहा कि जो हमारे अनुयायी हैं वो इसमें आए। सर्वोदय के लोगों को जगह जगह महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली, क्योंकि ये सब लोग जो पार्टियों के लोग थे तो विधायक सांसद बन के सत्ता के खेल में मगन हो गए। जनता का पाला फिर भी खाली, लेकिन वो बात बढ़ नहीं पाई। हाँ, ये भी याद रखिए कि 1977 के बाद जब पार्टी टूटी, सरकार टूटी 1979 में, जो नए लोग निकले उसमें से जनसंघ के समर्थक आरएसएस, उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी, और उसका सिद्धांत बदल दिया, कहा हम गांधीवादी समाजवाद के अनुयायी हैं। 1984 के चुनाव में उनको 2 सीट मिली, हालांकि वोट 7% मिला था। तब उनके आत्ममंथन होने लगा कि इस रास्ते से तो हमको सत्ता नहीं मिलेगी। फिर मंदिर मस्जिद का मामला बढ़ा, पंजाब में जो घटनाएं हुई खालिस्तान की, इंदिरा जी की हत्या हुई 1984 में, एक खास तरह का सांप्रदायिकता का माहौल बना, पहले सिख और हिंदू का पंजाब में, फिर देश भर में फैला, असम में खास तौर पर मुसलमानों को लेकर के, विदेशी नागरिकता को लेकर के, और धीरे धीरे फिर मंदिर का मामला आ गया, आपने ताला खुलवा दिया, आपने यात्रा अलाउ कर दिया। वीपी सिंह जी के समय से जरूर भारतीय जनता पार्टी को प्रबलता मिली, लेकिन वीपी सिंह जी की सरकार को एक तरफ दाएं बाजू से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तो बाएं बाजू से कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन था। जयप्रकाश जी तो बेचारे, वीपी सिंह 1996 में, जयप्रकाश जी 1979 में, उनका भूत अगर न चलने रहा देश को, तो ये एक अजीब कपोल कल्पना है। ये राजा विक्रमादित्य की कहानी जैसी है, जिस बारे में प्रचार से आप कुछ कह लीजिए, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। अब आखिर में आपकी बहुत संक्षेप टिप्पणी आज की जो परिस्थिति है राजनीतिक, उसके बारे में।
क्या लगता देखिए है आपको, देश कहाँ खड़ा है, देश कहाँ खड़ा है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या खतरा है इस समय? देखिए, आज की राजनीतिक परिस्थिति की 3 कसौटियां होंगी। आर्थिक दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं या घसीटे जा रहे हैं। और हम कहेंगे कि कोरोना के कारण और केंद्रीय सरकार की नीतियों के कारण, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और किसानों ने तो साफ मुंह भंग का ऐलान कर दिया है, मजदूर आंदोलन भी चल ही रहा। दूसरा है सामाजिक पहलू। सामाजिक एकता बढ़ रही की घट रही है। आरक्षण की राजनीति के कारण हमारे वंचित वर्गों में हमारे संविधान के प्रति एक आस्था बनी थी, लोकतंत्र में भरोसा, चुनाव में हिस्सेदारी बनी थी। लेकिन आज जाति और सांप्रदायिकता दोनों का इस्तेमाल अंग्रेजों की तरह से बांटो और राज करो में किया जा रहा है। गांव के अंदर और कस्बों के अंदर और शहरों के अंदर सामाजिक सौहार्द बहुत तेजी से घट रहा है। पुलिस के जरिए इतने बड़े देश के इतनी हजारों जातियों और दर्जनों धर्मों के लोगों को आप बांध के नहीं रख सकते। अब आइए राजनीति पर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे, काशी राम कहते थे, लोहिया जयप्रकाश कहते थे, गांधी भी समझते थे, नेहरू भी मानते थे कि राजनीति से ही समाज के और अर्थव्यवस्था के नवनिर्माण का रास्ता। राजनीति में पूंजी और खासतौर पर अवैध पूंजी का इतना बड़ा दबाव हो रहा है। पहले तो खाली राष्ट्रीय पूंजीपति थे, अब तो विदेशी और अंतरराष्ट्रीय पूंजीपतियों का भी महत्व हो गया है। और पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, आंतरिक जनतंत्र हर दल में खत्म है। बताइए कि इस तरह के बीज से जो पौधा निकलेगा, जो फल निकलेगा, वो आम का होगा कि बबूल का होगा। इसलिए चिंता का समय है, सुधार का समय है, नवनिर्माण का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद कुमार जी। जेपी के बहाने हम लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट से लेके और वर्तमान राजनीति तक का एक सफर आपके साथ तय किया, और आपने उसको इतने सहज ढंग से बताया कि हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत हमारे दर्शकों के लिए, खास करके जो युवा हैं जिनकी राजनीतिक समझ में मतलब रुचि है अपनी बढ़ाने में, उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बधाई। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।